अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज के इस लेक्चर में वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स पाक स्टडीज़ 301 का लेसन नंबर 26 से 30 तक कवर करने वाले हैं। सो अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लेट्स बिगिन। लेक्चर नंबर 26 को देखा तो इसका बेसिक टाइटल है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब इसमें 4 चीज़ें मेनली डिस्कस की गई है। फर्स्ट इसकी इम्पोर्टेंस, सेकंड इसका हिस्टोरिकल ओवरव्यू, थर्ड इसकी मेजर इंडस्ट्रीज और फोर्थ फ्यूचर डायरेक्शंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखें हम लोग इसकी इम्पोर्टेंस की तरफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, सो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो क्रूशियल पार्ट है आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और आपकी जो प्रोपेरिटी है उसके अंदर। सेकेंडली ये कि इसकी जो फाउंडेशंस हैं वो स्ट्रॉन्ग है, उसके अलावा एक स्टेबल इकोनॉमी ड्राइव करती है मॉडर्नाइजेशन के जो पूरा प्रोसेस है उसके अंदर। इंडस्ट्रियलाइजेशन फर्दर बूस्टअप करती है आपकी कंट्री के इंटरनेशनल रेपुटेशंस को, ट्रेड को इन्हांस करती है। उसके अलावा जो आपके फॉरेन एक्सचेंज है उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है। सेकेंडली ये कि ये सेल्फ लीड है, मतलब कि ये लीड अप करती है सेल्फ रिलायंस की तरफ। उसके अलावा एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करती है, डिफरेंट किस्म के जो इनपुट्स हैं वो आपकी इंडस्ट्री में लाकर उससे आउटपुट निकाल कर। जस्ट लाइक कि अगर आप देखिए अपनी आपकी अगर कोई कपड़े की फैक्ट्री है तो उसमें अगर आप अच्छी मशीनरीज बाहर से इंपोर्ट करवा के उधर लगवाएंगे तो उससे आप एक अच्छा आउटपुट निकाल पाएंगे। जितना अच्छा आपका इनपुट होगा उतना अच्छा आपका आउटपुट बाहर आएगा। जस्ट लाइक जितनी अच्छी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना अच्छा ही आपके पास आपका प्रोडक्ट आ जाएगा, उतनी अच्छी आपके पास प्रॉफिट्स आएंगे। फर्दर ये कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इन्हांस करती है, मतलब आपके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको इन्हांस करती है। सेकेंडली ये कि जो आपकी मतलब आजकल जो मुल्क में इश्यूज चल रहे हैं पॉवर्टी के या जॉब्स के, उनको इन्हांस करती है, मतलब कि बेसिकली आपकी पॉवर्टी को रिड्यूस करती है। दूसरा जितनी जाहिर सी बात है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगी तो जॉब्स के मौके बढ़ेंगे और ये नेशनल डिफेंस और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है। ओवरऑल जो एक वाइटल रोल प्ले करती है आपकी जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है किसी भी मुल्क की इकनॉमी में, स्पेशली इन पाकिस्तान। सेकेंडली बात की गई है यहाँ पे हिस्टोरिकल ओवरव्यू के बारे में। सो हिस्टोरिकल ओवरव्यू में बेसिकली बात ये की गई कि 1947 में किस तरीके से मतलब ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। पाकिस्तान एक मिनिमल इंडस्ट्री बेस था, इसमें सिर्फ जो थे 4% इंडिया इंडस्ट्री, मतलब जो 4% का पार्ट था ना इंडियन इंडस्ट्री का, वो हमें मिला था। ठीक, उसमें इनिशियली फैक्ट्रीज थी, शुगर्स की फैक्ट्री थी, बिस्किट्स की थी, सिगरेट की थी, ऑयल, सीमेंट, उसके अलावा माचिस की फैक्ट्री थी, स्टील रोलिंग मतलब जो स्टील बनता है उसकी थी, और ग्लास वर्क की जो फैक्ट्रीज थी वो हमें मिली थी। और ये जो अर्ली प्रायोरिटीज थी ना, इसमें हमें चाहिए था कि कुछ लोकल रॉ मटेरियल चाहिए था, मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स चाहिए थी, जिसके बिना पर हम लोग अपने जो प्राइवेट इनिशिएटिव्स हैं उनको इनकरेज कर पाते। और जो स्टेट जो थी ना इन्वॉल्वमेंट, उसमें भी हमें फाइनेंशियल हेल्प चाहिए थी। टैक्स इंसेंटिव्स थे या जो आपकी इंडस्ट्रीज थी उनको डायरेक्ट रोल पे सेटअप करने के लिए भी हमें इसमें फाइनेंशियल चीज़ों की ज़रूरत पड़नी थी। सेकेंडली ये कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड को फॉर्म किया गया था 1948 में। यहाँ पे 5 ईयर प्लान था 1955 to 1970 का, जिसमें आपकी एक रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को, एक प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ की जो पूरा वो प्रोसेस था उसको काफ़ी ज़्यादा एनहांस किया गया था सारे सिनेरियोज में। नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई है इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स के बारे में। सो दिस इज समथिंग कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ जो डिस्कस किया गया वो पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बारे में डिस्कस किया गया। ये 1950 में इस्टेब्लिश की गई थी और इसका पर्पस ये था कि ये लेस एक्टिव इंडस्ट्रीज़ को जो कि प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर आई हैं उनके लिए हैं, उनको सपोर्ट करें। सेकेंडली यहाँ बात की गई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बारे में। सो यहाँ पे इनका बेसिक पर्पस था कि 1961 में इसको बनाया गया और इसका बेसिक पर्पस ये था कि ये कंसेशनल लोन जो थे वो मिडिल क्लास और स्मॉल इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करती थी। थर्ड पे बात की गई है पाकिस्तान इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन की, जो ऑफर बेसिकली लोन ऑफर करती है, क्रेडिट फैसिलिटीज़ थी, फॉरेन एक्सचेंज था, इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए इस किस्म के वो लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती है। नेक्स्टली बात की गई है
नेक्स्टली डिस्कस किया गया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ब्यूरो के बारे में। ये 1959 में बनाया गया था और इसका बेसिक जो था मकसद वो ये था कि डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करे। बाकी कुछ इंस्टीट्यूशंस थे जैसे कि आईसीपी है, एनडीएफसी है, एनटीआई है, सॉरी एनआईडी है, वो भी इस्टेब्लिश किए गए। एक्सटर्नल सपोर्ट जो थी वो आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक या कोलंबो प्लान के जरिए हमें मिल जाया करती थी। नेक्स्ट यहाँ पे बात की है नेशनलाइजेशन ऑफ द 70s। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 1970s में जो गवर्नमेंट थी जो इस्टेब्लिश की गई थी, उन्होंने नेशनलाइज के तौर पे 10 बेसिक इंडस्ट्रीज जो थी वो नेशनलाइज की। इसमें उन्होंने कहा कि इनके इनिशियल एंथुजियाज्म जो था उसका कोज बताया और ये कहा कि इवेंचुअली रिड्यूसिंग आउटपुट्स हैं वो लीड करते हैं कैपिटल फ्लाइट की तरफ। नेक्स्ट बात की गई सिंस 1990। अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी वो शिफ्ट हो गई प्राइवेटाइजेशंस में और डीरेगुलेशंस में, जहाँ पे ये प्रमोट कर रहे थे फ्री इकोनॉमी को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को, इनिशिएटिव्स को फ्रॉम द नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स। नेक्स्ट यहाँ बात की गई है मेजर इंडस्ट्रीज के बारे में। सो मेजर इंडस्ट्रीज में पहले हमारे पास आती है टेक्सटाइल्स। अब जो टेक्सटाइल है यहाँ ये मुल्तान में है, मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर एंड कराची में है आपकी। उसके अलावा नेक्स्ट जो है टेक्सटाइल बेसिकली आपकी एग्रीकल्चर पे बेस करती है, डोमेस्टिक और एक्सटर्नल मार्केटिंग्स में आती है। शुगर की जो आपकी फैक्ट्रीज हैं वो प्रॉपरली जो सिग्निफिकेंटली जो आपकी प्रोग्रेस कर रही है उनमें से एक है और ये पंजाब और सिंध में है। उसके बाद सीमेंट की जो है एक्सपोर्ट तकरीबन 20 फैक्ट्रीज है ओवर द वर्ल्ड और ओवर द पाकिस्तान। उसके बाद है नेक्स्ट आप लोगों की वेजिटेबल घी, ये सेल्फ सफिशिएंट है, इसमें 60 यूनिट सिंध, पंजाब और एनडब्ल्यूएफटी के अंदर है। आयरन और स्टील की जो आपकी मिल्स हैं वो कराची स्टील मिल है जो कि सोवियत की मदद के साथ हम लोगों ने उसको स्टैंड किया था। उसके अलावा इसमें जो रॉ मटेरियल क्वालिटी के इशू को फेस करना पड़ रहा है। पेपर फैक्ट्री की बात की गई है। नेक्स्ट पेपर फैक्ट्री जो है वो पोस्ट 1971 में बनाई गई थी। ये नौशहरा में, चारशदा में, गुजरांवाला, लाहौर और घारों में लोकेटेड है। नेक्स्ट मशीनरी एंड टूल्स के बारे में बात की गई है। हैविली मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स टेक्सेला में है, ये चाइनीज कॉरपोरेशन के साथ काम हो रहा है इसके साथ। और डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो WAH ऑर्डिनेंस कॉम्प्लेक्स में है। HMC टैंक रीबिल्ड फैक्ट्री है और कामरा एयरफैक्ट्स रिबिल्ड फैक्ट्री। और लास्ट में बात की गई यहाँ पे कॉटेज फैक्ट्री के बारे में। जो कॉटेज फैक्ट्री भी बेसिकली इन्हीं में से एक है जहाँ पे कारपेट्स वगैरह जो लाइक कारपेट, स्पोर्ट्स गुड, टॉय वगैरह सब चीज़ें बनती हैं ओवरऑल। नेक्स्ट बात की गई यहाँ पे फ्यूचर डायरेक्शन के बारे में। सो फ्यूचर डायरेक्शन इज समथिंग जहाँ पे जो आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो एक एसेंशियल एस्पेक्ट है आपकी प्रोपेरिटी के लिए। और पाकिस्तान जो है वो एक मिक्स्ड इकनॉमी है जो कि एम्फेसाइज कर रहा है प्राइवेट इनिशिएटिव्स को भी। उसके अलावा इसमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटीज भी रिक्वायर है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर था और जो थी आपकी बोटलनेक्स की लाइक बहुत सारी ज़रूरत जो थी वो भी रिक्वायर थी जो कि बहुत कम थी। उसके अलावा लो इंटरेस्ट लोन्स चाहिए थे, स्टेट की सपोर्ट चाहिए थी, इन्वेस्टमेंट चाहिए थी आपकी सिक्योरिटी के लिए, प्राइवेटाइजेशन के लिए और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो इसके साथ ही प्रॉपर एक फ्यूचर डायरेक्शन स्टार्टअप हुई जिसने हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन को काफ़ी हद तक बेटर कर दिया है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 27 देखें तो यहाँ पे बात की गई एजुकेशन इन पाकिस्तान। यहाँ पे 3 मेजर जो एरियाज हैं वो कवर करेंगे हम। इम्पोर्टेंस, एजुकेशन इश्यूज एंड काइंड्स ऑफ एजुकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखें एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को तो वो बहुत सिंपल सी बात है कि किसी भी कंट्री की या किसी भी स्टेट की ग्रोथ के लिए, सोसाइटी की ग्रोथ के लिए जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एक वाइटल रोल प्ले करती है। नेक्स्ट ये कि ये डेवलप करती है एक नेचुरल टैलेंट, लोगों में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, फैमिलीज़ के अंदर, कम्युनिटीज़ के अंदर। एजुकेशन आपकी जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है, एक पर्पस देती है आपको कि आपने लाइफ में आगे क्या करना है, आपको राइट एंड रॉन्ग का बताती है, आपकी ड्यूटीज़ बताती है, सिटीजनशिप्स के बारे में आपको गाइड करती है और ये आपकी करेक्टर बिल्डिंग में, नेशन बिल्डिंग में भी आपको बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस रखती है। उसके अलावा ये वैल्यूज़, एटीट्यूड, जो आपके बिलीव्स हैं उनको ट्रांसफॉर्म करती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। और एजुकेशन जो है वह क्रोशियल रोल प्ले करते हैं सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स में। इसमें आपकी लिटरेसी रेट वो उसको इंक्रीज़ करती है
उसके अलावा ट्रेन और क्वालिफाइड पीपल जो है वो उनको प्रोड्यूस करती है जो कि मॉडर्न चैलेंजेस को फेस कर सके, उनको हैंडल कर सके। ओवरऑल जो एजुकेशन है वो एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को भी अंडरस्टैंड करती है, और एजुकेशन जो है वो इस्लाम में बहुत ज़्यादा हाईली वैल्यूड है, और अदर रिलीजन्स में भी कहा जाता है कि एजुकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट बात की गई है एजुकेशन इश्यूज़ के बारे में। सो ये थोड़ा सा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का है। सो इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा जो थे एजुकेशन के मसले जो थे वो दरपेश आ रहे थे, जैसे कि फ़ंडिंग का मसला था, फ्री प्राइमरी एजुकेशन का मसला था। इस किस्म के सीवियर जो थे वो मसले स्टार्ट हो चुके थे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो था वो प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्सेज था, मतलब रिसोर्सेज एलोकेशन का मसला। सो इसमें फ़ंडिंग फॉर एजुकेशन जो थी, बेसिकली जो पाकिस्तान में जो एजुकेशन के लिए फ़ंडिंग की जाती थी वो अनसफिशेंट थी एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। और जो मोस्टली फंड्स थे वो सैलरीज़ में और एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ हो रहे थे, जिसकी वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च वगैरह के लिए जो बेसिकली यूज़ किए जा रहे थे, इसलिए जो पढ़ाई के लिए या आपके एजुकेशन के लिए जो फंड्स हैं वो इतने सफिशेंट नहीं थे कि नॉर्मली बच्चे पढ़ सकते। सेकेंडली बात की गई यहाँ पे लॉ लिटरेसी के बारे में, उसके एक एजुकेशनल इशू के तौर पे। सो पाकिस्तान में इस टाइम जो है वो 46% जो लिटरेसी रेट है, और इसके अलावा ये कि ये लोअर रेट है वुमेन, और जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ तो बहुत कम ऐसी मतलब कि मेजॉरिटी है जो पढ़ती है। नेक्स्ट बात की गई इनरोलमेंट एंड रिटेंशंस के बारे में। सो दिस इज समथिंग कि जहाँ पे ये बताया गया कि हर एक जो बच्चा है वो स्कूल में नहीं पढ़ रहा, इनरोल नहीं है, उसके अलावा कुछ ड्रॉप रेट्स भी हैं, और प्रोवाइटी की वजह से, लेक ऑफ फैसिलिटीज़ की वजह से एजुकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही। टीचर्स की बात की गई तो स्टाफ हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब जो स्टाफ है वो शॉर्टेज है स्टाफ की, क्वालिफाइड स्टाफ की शॉर्टेज है। हाई स्टूडेंट्स टीचर्स रेशियो, मतलब कि जो टीचर्स की रेशियोज है वो भी बहुत कम है हाई स्टूडेंट्स के मुकाबले में। उसके अलावा लो सैलरीज है, इनएडुकेट ट्रेनिंग है, जिसकी वजह से प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम नहीं मुहैया किया जा रहा। एग्जामिनेशन सिस्टम की बात कर लें नेक्स्ट, तो यहाँ पे डिस्कस किया गया कि इसमें जो फोकस है मेन वो मेमोराइजेशन पे, अंडरस्टैंडिंग पर फोकस नहीं है। ऐसे सेम कि हमारे पाकिस्तान में भी यही चल रहा है कि सिर्फ रट्टा चलता है, और जो आपके कॉन्सेप्ट है उसके कोई यहाँ पे वैल्यू ही नहीं है। अब फर्दर यहाँ पे जो बात की गई इसकी वजह से अनफेयर प्रैक्टिसेस, मतलब कि वो जो चीटिंग्स वगैरह इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ता है, परफॉर्मेंस असेसमेंट में इश्यूज आते हैं। नेक्स्ट बात की गई पॉलिटिकलाइजेशन की, जो पॉलिटिकल ग्रुप्स होते हैं वो फिलहाल इन्फ्लुएंस उन्हें करना चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे, बट वो इस किस्म की एजुकेशन पर फोकस कर रहे हैं जहाँ से वायलेंस और डिस्ट्रप्शन जो है वो कॉज हो रही है इस किस्म के इन्वायरमेंट की वजह से। नेक्स्ट बात आती है आप लोगों की प्राइमरी काइंड्स ऑफ एजुकेशन की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कहती है प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन में आपकी क्लास 1 to 5 आती है, जिसमें कुछ बच्चे मतलब मॉस्क में भी जाते हैं, मदरसा वगैरह में भी जाकर पढ़ते हैं। मिडिल में 6 to 8 आती है, जिसमें कुछ स्कूल्स में मतलब कुछ पहले होता था कि गवर्नमेंट स्कूल्स में 5 के और 8 के गवर्नमेंट के पेपर होते थे, बट अब वो भी काफ़ी हद तक रूल ख़त्म कर दिया गया। नेक्स्ट बात आती है आप लोगों की सेकेंडरी की। सो इट्स 9th and 10th जो कि आप लोगों का लाहौर बोर्ड है या पंजाब बोर्ड है जो आप लोगों के पेपर्स कंडक्ट करवाता है। हायर सेकेंडरी में क्लास 11 to 12 जो वो भी आपकी बेसिकली उन्हीं के अंडर है, पंजाब बोर्ड के या लाहौर बोर्ड के अंडर, जो आपकी इन सारी चीज़ों को देखते हैं, इनकी स्टडीज़ को। डिग्री लेवल की बात करें तो जैसे कि बीएस का प्रोग्राम है, या जैसे भी आप लोग यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं तो वो सारा उसमें यूनिवर्सिटी में बैचलर डिग्री वगैरह आ जाती है। और नेक्स्ट बात की गई पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की, जिसमें आपका मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी कोई स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम जैसे कि एसीएमए है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इस किस्म के जो प्रोजेक्ट या जो प्रोग्राम्स हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट बात की गई है प्रोफेशनल्स की। तो प्रोफेशनल स्टडीज़ में आपके जैसे कि मेडिकल की स्टडी आ जाती है, इंजीनियरिंग की, बिजनेस की, टेक्निकल डिग्रीज वगैरह आपकी इसमें ऐड होती हैं। अडल्ट एजुकेशन ये है बेसिकली कि जो लोग मतलब अर्लियर टाइम में एजुकेशन नहीं हासिल कर पाए वो फिर बाद में एजुकेशन लेते हैं, जैसे कि आप लोगों की इस काम के लिए एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है राम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, जहाँ से आप लोग ये सब चीज़ें कर सकते हैं। सेकेंडली बात की गई कि यहाँ पे डिस्टेंस एजुकेशन, मतलब जो लोग मीडिया और यूज़फुल किस्म के वर्किंग जैसे कि जो लोग जॉब करते हैं, जॉब होल्डर्स, अगर उन्होंने भी पढ़ना है तो उसके लिए यहाँ पे जैसे कि थ्रू द मीडिया स्टडी स्टार्ट कर दी गई है, मतलब आप वहाँ घर में बैठ के तो
स्टडी आउट कर सकते हो, जैसे कि अभी हम लोग वीडियोस बना रहे हैं तो उससे भी आप लोग काफ़ी हद तक फ़ायदा ले सकते हो। और इनकी जो मेजर यूनिवर्सिटीज़ है इसमें इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी आती है और वर्चुअल यूनिवर्सिटी आती है। सेकंड पे बात की गई है यहाँ पे प्राइवेटाइजेशंस के बारे में। सो प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन में बेसिकली क्या आता है कि इसमें कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि क्वालिटी एजुकेशन ऑफर कर रही है, बट वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वो हर किसी के अफोर्ड में नहीं है। मिलिट्री फाउंडेशंस की बात की गई। सो मिलिट्रीज की अपनी मतलब कि थोड़ी सी वो जस्ट लाइक के कुछ एजुकेशन के क्राइटेरियाज होते हैं, जिसमें आपकी मेजर जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो NUST है, बहरिया यूनिवर्सिटी है और अली एयरफोर्स यूनिवर्सिटी है, सॉरी आपकी। और लास्ट पे बात की गई यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन के बारे में। तो इसमें आपका IT आता है, कंप्यूटर की एजुकेशन आती है, जो कि मॉडर्न नॉलेज और टेक्निकल स्किल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओवरऑल इसमें ये सब बातें ये हैं कि स्टडी किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, उसमें इश्यूज़ क्या फेस करने पड़ रहे थे हमें और स्टिल क्या फेस करना पड़ा है, और लास्टली है कि उसकी काइंड्स कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 28 को देखें। तो यहाँ पे बात की गई फॉरेन पॉलिसीज ऑफ पाकिस्तान। अब इसमें भी कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किया गया, उनके इम्पोर्टेंस को, उनकी रिलेशनशिप्स को और स्टेट के साथ डिफरेंट किस्म की चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं। सो स्टार्ट करते हैं फीचर एंड हाईलाइट से। अब इम्पोर्टेंस बेसिकली क्या है आपकी फॉरेन पॉलिसी के, पहले इसको समझ लें। सो कोई भी कंट्री अकेली नहीं रह सकती। जस्ट लाइक के घर में आप एक कमरे में खुद को बंद करके नहीं रख सकते, आपको खाने पीने के लिए, डिफरेंट किस्म की ज़रूरियात के लिए, बेसिक नीड्स के लिए दूसरों के साथ इंटरेक्शन करना लाजमी है। एज सेम ये कि एक कंट्री अकेली नहीं रह सकती, उसको किसी ना किसी चीज़ के लिए हर कंट्री के साथ इंटरेक्शन करना लाजमी होता है। अब फॉरेन पॉलिसीज़ जो है वो हेल्प करती है आपकी हार्मोनियस रिलेशनशिप्स बिल्ड करने में अमंग योर डिफरेंट रीजन्स। इसमें कुछ की मोटिव्स इंक्लूड हैं, जैसे कि इसमें आप कह लें कि इकोनॉमिक रीजंस आते हैं, इंटरनेशनल इंटरेस्ट आते हैं, पीस है, स्टेबिलिटी, और पाकिस्तान जो है वो एक बायलैटरल कंपनी मतलब कि विद इन वन कंट्री इंगेज है। उसके अलावा कुछ मल्टीलैटरल कंपनीज़ के साथ वो इंगेज है, उसके रिलेशनशिप्स है मेंबर जैसे कि UN है और कुछ अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह भी इसके इंटरेक्शन में आती हैं। नेक्स्ट बात की गई फीचर्स ऑफ फॉरेन पॉलिसीज़ के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आती है हमारे पास प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन इज समथिंग कि पाकिस्तान का जो मेन एम है वो ये है कि अपनी इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट रखे, अपनी सुवरेनिटी को प्रोटेक्ट करे, अपनी टेरिटरी इंटीग्रिटीज को भी प्रोटेक्ट रखना। अब इसके लिए उसको एक सिक्योर डिप्लोमेसी चाहिए और एक मिलिट्री अरेंजमेंट चाहिए, वो जो कि उसका प्राइमरी कंसर्न है। सेकेंडली ये बात की गई कि उसका जो सेकेंड फीचर है फॉरेन पॉलिसीज़ में वो है रिलेशनशिप विद स्टेट्स के पाकिस्तान किस तरीके से अपने स्टेट के साथ दूसरे स्टेट्स के साथ रिलेशनशिप्स अच्छे बना सकता है। जैसे कि मेन फोकस उनका होगा म्यूचुअल इंटरेस्ट पे कि म्यूचुअल इंटरेस्ट उनका किस में है, जैसे कि भी आप लोगों का ज़्यादा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसके रिगार्डिंग पीस, नॉन इंटरफेरेंस और जो आपके बिलीव्स है डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम रिजॉल्व करना। जस्ट लाइक अभी ईरान के जो सदर आए हुए थे उसके अकॉर्डिंग उनमें जो म्यूचुअल इंटरेस्ट उन्होंने उसके अकॉर्डिंग कुछ मुआहदे किए होंगे, कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए होंगे, दिस इज समथिंग। उसके बाद बात की गई मेजर पावर्स के बारे में। सो मेजर पावर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल आती है आपकी यूनाइटेड स्टेट, और जो पाकिस्तान बेसिकली जनरली फ्रेंडली है बट ओकेजनल इशू जैसे कि न्यूक्लियर पॉलिसी और आर्म सेल्स वगैरह का जो काम है हमारा वो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ चलता है। चाइना की बात करें तो चाइना एक कंसिस्टेंट और एक रिलायबल फ्रेंड है हमारा, उसकी एक स्ट्रॉन्ग कॉरपोरेशन है डिफरेंट किस्म के वेरियस एरियाज़ में, जैसे कि हमारी जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है मेजॉरिटी जो पार्टीशन जो मतलब उनका कंट्रीब्यूशन है वो चाइना की ही है। नेक्स्ट बात की गई यहाँ पे रशिया की। सो रशिया बेसिकली आपका वर्किंग रिलेशन, इसके पास में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे बट अब हम इम्प्रूव कर रहे हैं कि हम लोग उस पोस्ट कोल्ड वॉर को इम्प्रूव करें और मतलब इन सब चीज़ों के इश्यूज से रिजॉल्व करके आगे निकलें। अब नेक्स्ट बात की गई यहाँ पे इकोनॉमिक इश्यूज़ की और ट्रेड इन्वेस्टमेंट के बारे में। सो इकोनॉमिक इश्यूज़ बेसिकली दिस इज समथिंग कि जो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे एम्फेसाइज करते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ट्रेड्स आते हैं इसमें, और ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एंगेज करता है डिफरेंट किस्म के जो आपके कंट्रीज़ हैं उनको, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, IMF है जो लोगों को कर्जा देती है। मुस्लिम स्टेट्स की बात करें तो मुस्लिम स्टेट्स को चाहिए कि वो बेसिकली स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ बने, एक दूसरे के साथ मिलके काम करें और पाकिस्तान को एक सेंट्रल टू आइडियोलॉजी मानती हैं। डेवलपिंग स्टेट्स में नेक्स्ट बात की गई
इसमें कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जो फ़िलहाल डेवलप हो रही हैं, वो अभी डेवलप नहीं हुई। सो उनमें आपका एशिया आता है। एशिया में आपकी डिफरेंट कंट्रीज़ आती हैं जो कि पूरे एशिया के अंदर पाकिस्तान, इंडिया, दिस सॉर्ट ऑफ कंट्रीज़। अफ्रीका आता है और लैटिन अमेरिका आता है जो कि फ़िलहाल फोकस कर रहे हैं कुछ इश्यूज़ पर, जैसे कि पुअरिटी है, डिसीज़ है, अंडर डेवलपमेंट, मतलब कि जो भी डेवलप नहीं हुए प्रॉपर तरीके से एरियाज़। नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई यूनाइटेड नेशंस के बारे में। सो एक्टिव मेंबर्स जो हैं 1947 से लेके इसमें इन्वॉल्व हैं कि पीस को कायम रखा जाए, और इसके लिए यूएन चार्टर का जो कमिटमेंट है वो अभी तक काम कर रही है। नेक्स्ट बात की गई एंटी कॉलोनिज्म की। कॉलोनिज्म इज समथिंग कि जब ब्रिटिश ने आगे सब कॉन्टिनेंट पे हुकूमत की थी, उन्होंने जो पूरा एक कॉन्टिनेंट था उसको कॉलोनीज में डिवाइड कर दिया। जस्ट लाइक उन्होंने जब उसको छोड़ा तो वो स्टेट्स में डिवाइड हो गया, डिफरेंट और डिफरेंट मतलब के मुल्कों में डिवाइड हो गया। पहले वो पूरा एक पार्ट था। कॉलोनीज इज समथिंग टू डिवाइड स्टेट बिटवीन अ पार्ट्स। सो अब उन्होंने यहाँ पे एक और ये पॉइंट दिया कि एंटी कॉलोनिज्म होना चाहिए, मतलब कि कॉलोनीज नहीं होनी चाहिए, जिसमें उन्होंने कॉलोनिज्म को रेशियल डिस्क्रिमिनेशन समथिंग के जो आपकी लाइक एज पे, कल्चर पे, किसी भी किस्म के ऐसे पर्सनल बाइसेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन बनाई जाती हैं वो। तो उस पर उन्होंने बात की कि इसके अपोज किया, और उसके अलावा इसमें सेल्फ डिटर्मिनेशन को सपोर्ट किया। जैसे कि उसमें कहा कि कश्मीर और पैलेस्टीन वगैरह को आज़ाद करना चाहिए, उनकी जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है उनको देखना चाहिए। आर्म्स कंट्रोल की बात करें तो इसमें उन्होंने एडवोकेट किया कंट्रोलिंग करने को, आपकी आर्म्स की जो मतलब ओवरऑल जो उनके प्रोजेक्ट्स है वो, या जो रिसोर्सेज वो ह्यूमन डेवलपमेंट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को भी एक मतलब के मेजरमेंट पे रख के देखना चाहिए। न्यूक्लियर पॉलिसी जो थी वो पाकिस्तान ने न्यूक्लियर पॉलिसी भी आप लोगों की इन्वेंट की। उसके अलावा इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को अपने मतलब के यूज़ किया गया कि कोई भी मुल्क हम पे हमला ना कर दे, जस्ट लाइक अगेंस्ट इंडिया। रिलेशनशिप विद इंडिया, तो अभी तक जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं इंडिया के साथ, तो कश्मीर की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रबल में है, और ये कुछ पीरियड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है। बट रीसेंट होप्स हैं कि शायद हम लोग कश्मीर पे कोई डायलॉग कर सकें, कोई बात हो सके, इसके उसको जो अदर इश्यूज़ हैं उनके ऊपर भी हो। कंक्लूडिंग रिमार्क्स में ये कि जो पाकिस्तान है वो एक्टिवली एक इंटरनेशनल कम्युनिटी में आ चुका हुआ है, पार्टिसिपेट कर रहा है, और वो प्रेशर को बैलेंस कर रहा है थ्रू डिप्लोमेसी, और वो ग्लोबल बेटरमेंट की जो पूरा प्रोसेस है उसमें काफ़ी हद तक इंगेज भी है। लास्टली अगर हम बात करें सो यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट हो गया आपका, चैप्टर नंबर 29, पाकिस्तान एंड द मुस्लिम वर्ल्ड। अब यहाँ पे बेसिकली डिस्कस की गई है फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फाउंडेशन। सो मुस्लिम्स जो थे वो एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहते थे, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है उनका इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ, बिकॉज वो एक शेयर्ड रिलीजन शेयर कर रहे हैं, जस्ट लाइक के जो ईरान, इराक या जो पैलेस्टीन है या डिफरेंट किस्म की जो मुस्लिम कंट्रीज़ है वो एक ही रिलीजन को फॉलो कर रही हैं। और अब ये जो बॉन्ड है इनका, रिलीजन का जो बॉन्ड है वो एक एविडेंट है कि पाकिस्तान की मूवमेंट के लिए, और उसके बाद जब इंडियन मुस्लिम से सपोर्ट किया था कि एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट होनी चाहिए, और इंडिपेंडेंस के बाद जो सारे मतलब के रिलेशनशिप्स बने मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ, ब्रदरहुड था, जो शेयर्ड हेरिटेज था, उन सब चीज़ों के बारे में इसकी फाउंडेशन मतलब कि बेसिकली जो हमारी फाउंडेशन है वो इस्लाम की आइडियोलॉजी पर ही बेस करती है, और इसी के बेस पर हमने डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशनशिप्स बनाए हैं, स्पेशली इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई है सपोर्ट फॉर इंडिपेंडेंस। सो दिस इज़ समथिंग कि जहाँ पे जो पाकिस्तान है वो एक मॉरल सपोर्ट प्रोवाइड कर डिफरेंट वेरियस कंट्रीज़ को, जैसे कि आपकी इंडोनेशिया है, टूनीशिया है, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, सूडान और इरिट्रिया, जिनको इंडिपेंडेंस के लिए वो मतलब सपोर्ट दे रहा है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे बात की कि पैलेस्टाइन के बारे में। सो पैलेस्टाइन बेसिकली एक मुस्लिम स्टेट है, और पाकिस्तान उसे सपोर्ट करता रहा है उसके राइट्स के लिए, और इसराइल इलेक्शंस को हमेशा वो कॉन्डम करता रहा है कि आप लोग मतलब इस किस्म की हरकतें ना करें, बट स्टिल दे आर नॉट कैटरिंग दिस। नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की, OIC के। जो पाकिस्तान एक फाउंडिंग मेंबर है OIC का, और एक मेजर फोरम है मुस्लिम कंट्रीज़ में, और OIC जो है वो सपोर्ट करता है पाकिस्तान के, जो OIC है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है डिफरेंट किस्म के इश्यूज़ में, जैसे कि कोई आपका कश्मीर इशू चल रहा है या कोई भी डिफरेंट किस्म के जो इश्यूज़ ऐसे चल रहे हैं उनके ऊपर। नेक्स्ट बात की गई RCD एंड ECO के बारे में। सो RCD एंड ECO समथिंग जिसमें पाकिस्तान, ईरान, तुर्की ने एक रीजनल कॉरपोरेशन फॉर्म की थी,
1964 में, मतलब रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट इन 1964। अब इसका जो नाम बाद में चेंज करके रख दिया गया था इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें डिफरेंट किस्म की कंट्रीज इंक्लूड हैं, जैसे कि इसमें अफगानिस्तान है, सेंट्रल एशिया रिपब्लिक्स हैं, मतलब कि जो रिपब्लिक्स कंट्रीज हैं ओवरऑल। नेक्स्ट बात की गई रिलेशनशिप विद मुस्लिम कंट्रीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा यहाँ पे बात की गई मुस्लिम कंट्रीज में सऊदी अरेबिया की। सो यहाँ पे हम लोग क्लोजली टाई हैं क्योंकि हमारा रिलीजन सेम है। उसके अलावा कॉरपोरेशन में इश्यूज हमें जैसे कश्मीर का इशू है वो भी हमारा कॉरपोरेटली सेम है। गल्फ स्टेट्स हैं, इसमें आपका यूएई आता है, मतलब आपको दुबई आता है, कुवैत आता है, इनके साथ भी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक और पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं और इसमें कुछ प्रोजेक्ट इन्हांस किए गए जैसे कि गवादर पोर्ट का प्रोजेक्ट आता है। ईरान जो है वो हिस्टोरिक और कल्चरल बेसिस पे हमारे साथ टाई करता है और उसमें कुछ म्यूचुअल सपोर्ट्स हैं कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर, और इसमें भी कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि ईसी और टर्की उसके बाद आता है, जिसका तो हमारे बड़े अच्छे कॉर्डियल रिलेशनशिप्स हैं, कोलैबोरेशन है डिफरेंट किस्म के मल्टीलिटरल फॉरम्स में। इजिप्ट की बात करें, इजिप्ट इज योर मिस्र। सो यहाँ पे पोस्ट 1970 में हम लोगों ने इसके अपने रिलेशनशिप्स इम्प्रूव किए थे और म्यूचुअल सपोर्ट्स के बाद कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे इसराइल के साथ उसमें हम लोग इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और लिबिया जो है, लिबिया भी बहुत ज़्यादा हमारे इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ में आता है और उसमें भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कॉल कजाफी और कॉन्डमनेशन है एक्सटर्नल अटैक्स की। जॉर्डन आ गया, जॉर्डन से साथ भी कॉर्डियल रिलेशनशिप्स हैं, मिलिट्री कॉर्पोरेशन है, म्यूचुअल सपोर्ट है विद इन द इश्यूज ऑफ इंडिया। अफगानिस्तान की बात कीजिए तो बड़ा कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है अफगानिस्तान के साथ। हमारा रिसेंट एफर्ट जो थी उनकी पीस और स्टेबिलिटी के लिए आफ्टर तालिबान रूल हमने इसमें काफ़ी हद तक रोल प्ले किया है। नेक्स्ट बात की गई यहाँ पे बांग्लादेश के बारे में। सो बांग्लादेश इनिशियली पहले तो वो पार्ट था पाकिस्तान का, बट बाद में वो स्ट्रेन करके पोस्ट इंडिपेंडेंस हुई और फिलहाल वो 1974 में नॉर्मलाइज हो गया था और कॉरपोरेशन में इसमें SAARC और OIC ने काफ़ी हद तक इसमें रोल प्ले किया है इसकी इंडिपेंडेंस में। कंक्लूडिंग मार्क में ये सब चीज़ें आती हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक वैल्यू रखता है, उसके जो रिलेशनशिप है मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ, उसकी सॉलिडिटी पर, उसकी म्यूचुअल सपोर्ट पर, कॉरपोरेशन पर, डिफरेंट किस्म के वेरियस इंटरनेशनल फोरम्स पर वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है और उसके अलावा एम्फोसाइज कर रहा है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, चैप्टर नंबर 30 की। सो बेसिकली इसमें ओवरऑल आपके कोर्स का ओवरव्यू कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं। सो मेजरली हमने इसमें कवर किया आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी क्या है, फ्रीडम मूवमेंट की बात की, उसके बाद न्यू स्टेट्स की बात की, कॉन्स्टिट्यूशंस की बात की पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात की, बेसिक डाटा की बात की, फॉरेन पॉलिसीज डिस्कस की और इसके अलावा डिफरेंट किस्म की जो चीज़ें हैं ये सब चीज़ें इसमें मेनली हमने डिस्कस की। क्या किस्म के 4 पॉइंट्स थे, लखनऊ पैक्ट था, दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, नेहरू रिपोर्ट थी, प्रोविजनल मिनिस्ट्रीज थी, कैबिनेट मिशन था, डिफरेंट किस्म की जो सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका एक ओवरव्यू यहाँ पे दिया गया कि हम ये सब चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो आने वाली वीडियोज़ के लिए अपडेटेड रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह।